सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे उम्मीद है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, जैसे मैं खाना खाता हूँ और तुम इंग्लिश पढ़ते हो, वे मैच खेलते हैं, इस तरह के वाक्य मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही नकारात्मक वाक्यों को समझाने वाला हूँ, स्ट्रक्चर और सहायक क्रिया सब चीज़ें। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना और इस वीडियो को पूरा देख लो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लो ताकि नई वीडियोज की अपडेट आपको टाइम पर मिल जाएंगी। तो देखिए, जैसा कि हर टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस रहते हैं। टेंस में सेंटेंस यानी कि हर प्रकार के टेंस में 4 प्रकार के वाक्य रहते हैं। ठीक है, 4 प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहला अफर्मेटिव सेंटेंस एंड जो दूसरा होता है नेगेटिव अभी बताने वाला हूँ। तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर वगैरह बता दिए हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं, सब वो टॉपिक एकदम पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अभी नेगेटिव स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल स्ट्रक्चर ही बताऊंगा। तो नेगेटिव सेंटेंस, ये किसका नेगेटिव है? ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं PI, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पहचान वही रहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो पहचान रहती है ना, ता है, ती है, ते है, वही रहेगी पहचान वाक्यों की। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस से। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में एस और यस ही लगता है, लेकिन नेगेटिव में डू डज लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, राम खाना खाता है, तो हम इसको क्या बनाएंगे? राम ईट्स फूड। ठीक है, ये बना दिया। तो ये हमारा सकारात्मक वाक्य है। कौन सा है? सकारात्मक वाक्य। लेकिन यहाँ पर नकारात्मक की बात करें, ये तो हमारा हो गया सकारात्मक। लेकिन नकारात्मक में राम खाना नहीं खाता है, तो यहाँ पर नहीं आ गया, ये हमारे नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो राम डज नॉट ईट फूड। देखो यहाँ पर डज आया, क्या आया है? डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य टेंस होता है, इसमें नकारात्मक वाक्य में डू और डज का प्रयोग किया जाता है। किसका? यहाँ पर डू आएगा, डू और या फिर डज, डू डज, इनमें से कोई एक आएगा। अब कहाँ पर डू लगेगा और कहाँ पर डज लगेगा अभी मैं आपको आगे बताऊँ। जब आपने एस और यस का प्रयोग देखा होगा, यदि नहीं देखा तो देख लेना जा करके। एस यस के प्रयोग में अलग से मैंने वीडियो बना दिया, तो जा करके देख लो। तो बिल्कुल वही यूज है जैसे आपने एस यस का प्रयोग देखा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सेंट आपको दे देता हूँ कि जब सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट में हमारा हो, सब्जेक्ट के स्थान पर हो हमारे ही, सी, इट प्लस थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। जैसे कि कोई एक व्यक्ति, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का मतलब ये होता है कि कोई एक व्यक्ति का नाम हो जाए, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, ये अलग अलग नाम है। तो यदि सिंगल नाम हो कहीं पर, ठीक है, नाम, तो सिंगल नाम हो तो उसको हम थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर मैं इसके बदले में नाम भी लिख सकता हूँ, जैसे कि राम, सीता, गीता, मीना, इस तरह से। तो थर्ड पर्सन का मतलब यही है कि कोई नाम आ जाए, अकेला नाम, 2 लोग नहीं होने चाहिए, याद रखना है। जैसे कि अगर ऐसे हो जाए राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, महेश एंड रमेश, तो एंड से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब आपको समझ में आ गया कि जब ये ही, सी, इट प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, यानी कि कोई एक नाम हो, तो वहां पर क्या लगना है? डज का प्रयोग करना। किसका? तब डज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? डज का प्रयोग
होगा। ये आपको याद रखना है। जब हमारे सब्जेक्ट क्या हो, ही आ जाए, सी आए, इट एंड थर्ड पर्सन का सिंगल नंबर आ जाए, तो वहाँ पर डज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? डज का प्रयोग करना है। डज का प्रयोग करना है, ठीक है ना। किसका प्रयोग करना है? डज का। बस आपने एक प्रयोग सीख लेना डज का प्रयोग, फिर इनको छोड़ करके, यानी कि ये जहाँ आते हैं इनको छोड़कर ही सी इट आएंगे तो डज का प्रयोग करेंगे आप। लेकिन जहाँ पर ये नहीं आएंगे, इनके बाहर आएंगे, तो फिर वहाँ पर डू का प्रयोग आपको कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ही सीट को छोड़ करके आई ले लेता हूँ, वी, यू, दे, प्लस थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, या फिर राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, रेखा या रेखा, एज वेल एज करण। ठीक है, तो एज वेल एज से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो जब इस तरह के सब्जेक्ट आते हैं, ये वाले सब्जेक्ट आते हैं, फिर इस तरह के आते हैं, तब वहाँ पर आपको डू का प्रयोग कर देना है। ठीक है, इनके साथ क्या करेंगे आप लोग? डू का प्रयोग होगा, ये आपको कर देना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे कि डू और डज का प्रयोग कहाँ पर होना है। अब इनके एग्जाम्पल में एक आध दो आपको समझा देता हूँ जल्दी से, और फिर इस वीडियो में केवल एक दो एग्जाम्पल ही समझाऊंगा। बाकी इससे जुड़े और भी एग्जाम्पल एक अलग से वीडियो कवर कर दूंगा, जिसमें लगभग 10 एग्जाम्पल 12 एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो उस वीडियो को भी जा करके देख लेना, 1-2 दिन में वो वाला वीडियो भी आ जाएगा। तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो 1-2 दिन, अच्छे से इसको सीखो, जब तक वो वाला वीडियो भी। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिख लिए हैं आपको समझाने के लिए। बाकी एग्जाम्पल के ऊपर एक अलग से वीडियो है, वहाँ पर जा करके देख लेना। हम मैच नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? वी। और देखो मैंने क्या बताया है कि जब भी वी आएगा, अभी आपने पीछे वीडियो देखा है, पीछे बताया मैंने, वीडियो को पीछे करके देख लेना। और यदि आपके पास रफ पेन है तो रफ पेन में नोट कर लो तो और बढ़िया रहेगा, है ना। तो अभी मैंने बताया वी के साथ में डू लगेगा। क्या लगेगा? वी डू नॉट। सॉरी, मैंने स्ट्रक्चर लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर लिख देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से। सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा यहाँ पर डू और डज। डू और डज में से कोई एक आएगा हमारा, फिर यहाँ पर नॉट आ जाएगा, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा नकारात्मक वाक्यों का सूत्र होता है। किसके कौन से नकारात्मक वाक्यों का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्यों का, या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। तो जो हमारा सूत्र है ये है, सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले हमारा हम, फिर उसके बाद डू या डज आएगा, तो वी डू नॉट, वी के साथ डू लगेगा, वी डू नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना है, तो यहाँ पर प्ले का मतलब होता है खेलना, वी डू नॉट प्ले। फिर क्या? हम मैच नहीं खेलते, तो यहाँ पर लास्ट में ऑब्जेक्ट है ना, तो सूत्र में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना है, तो हमें वाक्य के अंदर ढूंढना है ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और हाँ, यदि आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब में डिफरेंस पता नहीं है और आप वाक्य के अंदर ढूंढ नहीं पाते हैं कि किसको सब्जेक्ट बोलेंगे, किसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, किसको वर्ब बोलेंगे, तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे सभी वीडियोज़ के। ठीक है, तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, या वी डू नॉट प्ले द मैच, MATCH। ठीक है ना। फिर राम खाना नहीं खाता है, राम खाना नहीं खाता, राम डज। अब देखो राम किसी का नाम आ गया, और जब किसी का नाम अकेला वाक्य में आए, सब्जेक्ट के रूप में अकेला हो, तो वहां पर डज लगता है। क्या लगता है? डज। तो राम डज नॉट ईट फूड। ठीक है, फिर वह बाजार नहीं जाता है, तो ही डज। क्या बोला मैंने? कि अगर कोई एक नाम आए तो उसके साथ डज लगना है। अगर ही सी इट आए, वीडियो को पीछे करके देख लेना भाई, ठीक है ना,
तो ही सी इट आई, तो वहाँ पर भी डज का प्रयोग होना है। तो यहाँ पर भी डज आया है, यहाँ पर भी डज आएगा, और यहाँ पर हमारा डू आया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वी है। तो ही डज नॉट गो, और गो के बाद हमेशा टू आता है, गो टू मार्केट। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है एंड हमें उत्साह मिलता है। हमें अच्छा लगता है, और आपके लिए यदि आप हमारा वीडियो लाइक करते हैं, यदि आप लोग हमारे वीडियो लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और सारी वीडियो बनाने का मन करता है आप लोगों के लिए, आप लोगों को और सारा पढ़ाने का इच्छा करता है। ठीक है ना।